हेलो फ्रेंड्स, आज है 19 अप्रैल 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 19 अप्रैल का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़ पेपर से। आज की पहली न्यूज़ है, गवर्नमेंट नोड मैंडेटरी फॉर एफडीआई फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज़। गवर्नमेंट के द्वारा एफडीआई के जो नॉर्म्स हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट किए गए हैं। जितनी भी एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नेबरिंग कंट्रीज से इंडिया में आएगा उनको अब गवर्नमेंट अप्रूवल के रूट से जाना पड़ेगा। और ये जो फैसला या डिसीज़न लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ये रिसेंटली अभी चाइनीज़ बैंक के द्वारा जो इंडियन कंपनीज़ में अपने स्टेक बहुत बड़े लेवल पर बढ़ाए गए उसको ध्यान में रखकर ये डिसीज़न लिया गया है, ताकि इस समय जब मार्केट की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इकोनॉमी की कंडीशन ख़राब है और इंडियन कंपनीज़ के जो वैल्यूएशंस हैं, जो भी मार्केट में उनके प्राइजेज़ हैं, स्टॉक मार्केट में उनके प्राइजेज़ हैं, वो काफ़ी गिर गए हैं। उसके इसमें मौके का फ़ायदा उठाकर चाइनीज़ कंपनी एक बड़े लेवल पर इंडियन कंपनीज़ की ओनरशिप अपने हाथों में ना ले, इसलिए ये डिसीज़न गवर्नमेंट के द्वारा अभी लाया गया है और जितने भी एफडीआई नॉर्म्स हैं उनको स्ट्रिक्ट किया गया है। अब ये जो एफडीआई नॉर्म्स हैं ये नेबरिंग कंट्रीज़ का के लिए स्ट्रिक्टनेस जारी की गई है, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज़, चाइना या तो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकता है या अपनी आसपास की कंट्रीज़ के थ्रू भी पॉसिबिलिटी है कि उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट इंडियन कंपनीज़ में किया जा सकता है। तो इसलिए ये डिसीज़न गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली लिया गया है। अब इस डिसीज़न के बाद चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट होगा। इंडियन कंपनीज़ में जो उनकी ओनरशिप है वो इस समय ऐसे टाइम में इंक्रीज़ होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पहले जो अप्रूवल दिए जाते थे वो ज़्यादातर सेक्टर्स में वो डायरेक्टली एफडीआई में जो स्टेक है वो कंपनीज़ के द्वारा बढ़ाया जा सकता था। अब अगर नेबरिंग कंट्रीज़ और स्पेशली चाइना से कोई एफडीआई इन्वेस्टमेंट आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो उसको मैंडेटरी होगा गवर्नमेंट के अप्रूवल लेने की जो शर्त है वो मैंडेटरी फॉलो करनी पड़ेगी। अब ये जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ये केवल वही नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है और जो इंडिया से लैंड बॉर्डर को शेयर करती हैं। यानी कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ इंडिया में लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं केवल उन्हीं के साथ ये रिस्ट्रिक्शन रहने वाली है, लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं। अब इंडिया से लैंड बॉर्डर शेयर करने वाली कितनी कंट्रीज़ हैं? ये कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इसमें ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडिया किस नेबरिंग कंट्रीज से अपना सबसे ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा लेंथ का बॉर्डर शेयर करता है। तो इसमें इंडिया बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है। सेकंड नंबर पे चाइना आता है। तो अगर लैंड बॉर्डर के लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंडिया नेबरिंग कंट्रीज़ को देखें तो उसमें पहला नंबर आएगा बांग्लादेश का। बांग्लादेश फर्स्ट सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है इंडिया से, सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर शेयर करता है इंडिया से, और दूसरे नंबर पे है चाइना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ज्योग्राफी के लिए। और इन कंट्रीज़ में इंडिया ने एफडीआई के जो नॉर्म्स है वो स्ट्रिक्ट किए हैं। ख़ासतौर पे चाइना को फोकस करके ये जो नियम है वो लाया गया है। अब ऐसी कंट्रीज से नॉन रेजिडेंट एंटिटी जो भी होगी, जो भी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेगी एफडीआई को लेकर, उनको गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही अप्रूव किया जाएगा। अब यहाँ पर भी ये बात की गई है कि विथ मैनी इंडियन बिजनेसेस कमिंग टू ए हॉल्ट ड्यू टू लॉकडाउन इम्पोज्ड टू कंटेन कोविड-19 पेंडेमिक एंड वैल्यूएशंस प्लमेटिंग। अब कोविड-19 को कंटेन करने के लिए जो लॉकडाउन किया गया है, जो कंपनीज बिल्कुल बंद हो गई हैं, उसके कारण स्टॉक मार्केट में उनके वैल्यूएशंस बहुत ही कम हो गए हैं, बहुत ही सस्ते उनके स्टॉक प्राइजेस भी हो गए हैं। तो ऐसे में अपॉर्चुनिस्टिक चाइनीज़ इन्वेस्टर इन कंपनीज़ में अपने स्टेक बढ़ा सकता है, जिससे ओनरशिप रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो चाइनीज़ गवर्नमेंट इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपने हाथ में ले सकती है, चाइनीज़ कंपनियां। तो इस प्रोसेस को रोका जा सके इसलिए ये डिसीज़न स्पेसिफिकली लिया गया है। अब लास्ट वीक पे एक न्यूज़ आई थी, एचडीएफसी ग्रुप की एक कंपनी है एचडीएफसी फाइनेंस
कंपनी जिसमें चाइना के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के द्वारा 1.01% स्टेक परचेज किए गए। 1.01% स्टेक परचेज किए गए, तो इतना परसेंटेज चाइनीज़ बैंक के हाथ में चला गया है। हालांकि ये जो इन्वेस्टमेंट किया गया था ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट था, FPI जिसे बोलते हैं, और ये डायरेक्टली FDI नहीं था। लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि अगर कंडीशन और ज़्यादा बुरी होती है, इकोनॉमी के कारण शेयर मार्केट में और ज़्यादा डाउनवर्ड मूवमेंट देखा जाता है और इकॉनमी में जो वैल्यूएशंस हैं इंडियन कंपनीज़ के, इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के वैल्यूएशन अगर कम होते हैं, उनकी कीमत बाज़ार में कम होती है, तो चाइनीज़ इन्वेस्टर बड़ी मात्रा में इनमें FDI के थ्रू इन्वेस्टमेंट करके जो ओनरशिप राइट है वो ले सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर ऊपर भी दिया गया है। चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है पिछले 5 सालों में बहुत कई गुना ज़्यादा बढ़ी है इंडियन कंपनीज़ में। अगर हम 2014 की बात करें तो 2014 में इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट था चाइना का वो करीब 1.06 बिलियन डॉलर था, और 2017 तक आते आते ये 5 गुने से ज़्यादा इसका इन्वेस्टमेंट बढ़ के 8 बिलियन डॉलर हो गया। 8 बिलियन डॉलर चाइनीज़ कंपनी ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो चाइनीज़ कंपनी लगातार पिछले कई सालों से 2014 के पास खास तौर से अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडियन कंपनीज़ में बढ़ा रही है। और अगर हम स्टार्टअप में बात करें तो स्टार्टअप खास तौर से फोकस में है चाइनीज़ कंपनी के। चाइनीज़ कंपनीज़ ने स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है। बहुत सारे यूनिकॉर्न स्टार्टअप वो स्पेसिफिक स्टार्टअप होते हैं जिनका जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा है। 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा जिनका वैल्यूएशन होता है उन्हें यूनिकॉर्न कहते हैं। और ये बड़ी बड़ी वो कंपनियां हैं जो बहुत छोटे लेवल पे जिन्होंने एज ए स्टार्टअप स्टार्ट किया था और आज भी बहुत बड़ी कंपनी बन के उभरी हैं। तो ये जो कंपनीज़ हैं जिनमें चाइनीज़ इन्वेस्टर्स ने पैसा काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया वो कंपनीज़ हैं स्नैपडील, ओला, स्विगी, पेटीएम.com, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, जोमेटो, हाइक और पेटीएम मॉल। ये सारी जो कंपनीज़ हैं वो इंडियन कंपनीज़ हैं, और जो इंडिया कोई भी इंडियन प्राउडली कह सकता है कि ये इंडिया के स्टार्टअप हैं। बट एक बैकडोर से अगर हम देखें तो ये इनमें जो पैसा लगा है वो बहुत बड़े लेवल पर चाइना का पैसा लगा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी कंपनीज़ हैं, इंडिया की खुद की कंपनीज़ हैं, उनमें डिसीजन मेकिंग धीरे धीरे चाइनीज़ कंपनीज़ के हाथ में, चाइनीज़ इन्वेस्टर के हाथ में जा रही है। ये बहुत बड़ा कंसर्न का टॉपिक हो सकता है इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई स्टार्टअप कंपनी अपने बलबूते पे स्टार्ट हो रही है और बड़े होने के बाद अगर चाइनीज़ इन्वेस्टर उसमें पैसा लगा के वो परचेज कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो पूरी कंपनीज़ का इकोसिस्टम है वो चाइना की फेवर में, या अगर चाइना के पास डिसीजन मेकिंग पावर जाएगी तो चाइना के फेवर में ज़्यादा काम कर पाएगा, ना कि इंडिया के फेवर में। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा कंसर्न का टॉपिक है। इसके साथ ही अगर हम चाइनीज़ मोबाइल की बात करें या इंडिया में जो मेजर अभी मोबाइल चल रहे हैं उन कंपनीज़ की बात करें तो उसमें आती है शाओमी, ओप्पो, वीवो और हुआई। ये कंपनीज़ बहुत ज़्यादा लेवल पर इंडिया में अपने मोबाइल्स बेच रही है, और ये सारी कंपनीज चाइना की कंपनी है। तो किस तरह एक तो इंडियन कंपनीज़ में अपना स्टेक चाइना ने एक बड़े लेवल में बढ़ाया है, इंडियन स्टार्टअप में, इंडिया की जो वेल एस्टेब्लिश कंपनी है उनमें, और इंडिया के मोबाइल और बाकी मार्केट्स में भी चाइना का एक बहुत बड़े लेवल पर जो शेयर है वो शेयर ऑफ वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो ये एक चिंता का विषय है। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पहले होता था, लेकिन अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये काफ़ी डाइवर्सिफाई हुआ है। मेनली जो चाइनीज़ कंपनी के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कंज्यूमर गुड्स, एनर्जी, रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बढ़ा है, और 2019 में इन सारे सेक्टर का करीब करीब ग्रोथ देखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो परसेंटेज है वो कम हुआ है, लेकिन बाकी सेक्टर्स में, कंज्यूमर गुड्स में, एनर्जी में, रियल एस्टेट में और ऑटोमोबाइल सेक्टर में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। अब यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात की गई है और FDI की बात की गई है, तो हम थोड़ा सा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज़ ए ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और इसमें कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन शेयर मार्केट में किसी कंपनी के स्टॉक और बॉन्ड्स को परचेज कर सकता है, और ये परचेज करके वो अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है। ये जो स्टॉक परचेज होता है इसमें डायरेक्टली ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। ये मेजर फ़र्क है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में
जब किसी फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा इंडियन कंपनीज़ में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जाता है या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो इसमें कंपनी का ओनरशिप राइट ट्रांसफ़र होता है फॉरेन इन्वेस्टर के हाथों में। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता है। यही मेजर डिफरेंस है दोनों टाइप के इन्वेस्टमेंट में। ज़्यादातर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो सिक्योरिटीज़ में ही परचेज़ करते हैं, सिक्योरिटीज़ जैसे कि स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए और अदर फाइनेंशियल एसेट्स हो गई। अब नेक्स्ट न्यूज़ है आईसीएमआर रिपोर्ट्स अ ह्यूज स्पाइक इन इन्फेक्शंस इन ए सिंगल डे। आईसीएमआर के द्वारा ये बताया गया कि अभी तक का सिंगल डे में, एक दिन में 24 घंटे में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ केसेस को देखा गया है। और ये केसेस जो इंक्रीज़ हुए हैं पिछले 24 घंटों में ये हैं 2154, हाईएस्ट इन सिंगल डे राइज। एक सिंगल डे में 2000 पर्सनस का जो इन्फेक्शन है वो बढ़ गया है। अभी तक जो टोटल काउंट है वो 16,365 इंडिविजुअल तक पहुंच गई है। टोटल इंडिया में जो अभी इन्फेक्टेड है 16,365 और पिछले 24 घंटे में 2154 पर्सन इन्फेक्ट हुए हैं, हाईएस्ट इन सिंगल डे। इसके साथ ही जो एनकरेजिंग ट्रेंड है वो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिला है। करीब 47 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं 23 स्टेट्स में जिनमें पिछले 28 दिन में कोई केसेस नहीं देखने को मिला है। और करीब 22 नए डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं 12 स्टेट्स में जिनमें पिछले 14 दिन में कोई केसेस देखने को नहीं मिला है। तो ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाता है। लेकिन जो सिंगल डे राइज है ओवरऑल कम्युलेटिव अगर इंडिया के टैली देखें तो कोविड-19 के जो केसेस हैं बहुत तेज़ बढ़े हैं पिछले 24 घंटे में। अगर हम एज के हिसाब से कोविड-19 के जो इन्फेक्शन है उसको देखें तो सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शस रहा है अभी तक हेल्थ मिनिस्ट्री के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग ये रहा है 75 ईयर्स एंड अबव। करीब 42%, करीब 40% से ज़्यादा 75 साल और उससे बड़े लोगों को यानी कि एजेड लोगों को इसने प्रभावित किया है। 75 ईयर्स एंड अबव अगर हम 60 टू 75 ईयर्स देखें तो ये 33% है। यानी कि 60 से ऊपर की जो एज के लोग हैं उनमें 70% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कोविड-19 की। 70% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कोविड-19 की। 60 टू मोर देन 60 के लिए 70% प्रोबेबिलिटी, 70% केसेस देखने को मिले हैं। इससे कम एज में केसेस 30% है। सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं कोविड-19 के वो हैं महाराष्ट्र में 3000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं, उसके बाद दिल्ली में, फिर गुजरात और मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड हेरिटेज डे को लेकर। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया और इसके उपलक्ष्य में कुतुब मीनार और जितने भी इंडिया में मॉन्यूमेंट्स हैं उन पे दिए और कैंडल से उनको डेकोरेट किया गया। और ये जो पूरी एक्सरसाइज की गई है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। और हेरिटेज डे के सेलिब्रेशन के साथ साथ कोविड-19 से जो इंडिया की फ़ाइट है उसको बूस्ट करने के लिए डॉक्टर्स ऑफ फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ भी सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस की गई है। तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज डे अप्रैल 18 को सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ वर्ल्ड हेरिटेज डे, नेशनल हेरिटेज डे नहीं है ये, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल सेलिब्रेटेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जितने भी इंडिया के हेरिटेज मोनूमेंट्स हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट दिन उनके कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए माना जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कल्चरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है और ये रिस्पॉन्सिबल है आर्कियोलॉजिकल रिसर्च और कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल मोनूमेंट्स इन इंडिया के लिए। इंडिया में जितने भी कल्चरल मोनूमेंट्स हैं उनके कंजर्वेशन, उनके प्रिजर्वेशन से रिलेटेड जितने भी काम है वो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही देखे जाते हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे से रिलेटेड, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट से रिलेटेड जो भी रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही की जाती हैं। इसका फाउंडेशन 1861 में हुआ था, 1861 में हुआ था और ये किया गया था अलेक्जेंडर कुनिंघम के द्वारा और जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बने थे। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ये स्टैब्लिश किया गया था। और 1861 में गवर्नर जनरल कौन थे ये हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा होगा। 1861 में वॉयसराय, गवर्नर जनरल नहीं वॉयसराय थे लॉर्ड कैनिंग के टाइम में आर्कियोलॉजिकल सर्वे
को इस्टेब्लिश किया गया था 1861 में। अलेक्जेंडर कुनिंघम इसके फर्स्ट डीजी बनाए गए थे। नेक्स्ट न्यूज़ है, ह्यूमैनिटी विल ओवरकम पेंडेमिक सेज मोदी। इस न्यूज़ में एक माउंटेन की बात की गई है। ये माउंटेन है स्विट्ज़रलैंड का मैटरहॉर्न माउंटेन, और इसको इंडिया के ट्राई कलर के रंग में रंगा गया है स्विट्ज़रलैंड के गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो इवेंट किया गया है, ये इंडियन ट्राइकलर ऑफ मोर देन 1000 मीटर इन साइज प्रोजेक्टेड ऑन मैटरहॉर्न माउंटेन विच इज़ लोकेटेड इन स्विट्ज़रलैंड। और ये इंडियन के साथ एक तरह से कोविड-19 की फाइट में सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करने के लिए स्विट्ज़रलैंड के द्वारा ये अपना जेस्चर है वो प्रेजेंट किया गया है, जो वेलकम किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और ये जो माउंटेन है इसकी लोकेशन ज्योग्राफी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये स्विट्ज़रलैंड में स्थित है और इसका नाम है मैटरहॉर्न माउंटेन। स्विट्ज़रलैंड और इटली के बॉर्डर के पास ये माउंटेन स्थित है, मैटरहॉर्न माउंटेन। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, RT-PCR ओनली कन्फर्मेटरी टेस्ट, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये बोला गया है कि RT-PCR टेस्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड फ्रंटलाइन टेस्ट है कोविड-19 के लिए। और एंटीबॉडी टेस्ट को रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के द्वारा इस टेस्ट को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि PT-PCR टेस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट माना जा सकता है, इसलिए इसको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बोला गया है। ये टेस्ट क्या है, हमने कल भी पढ़ा था। ये जो टेस्ट है ये इन्वेंट किया गया है त्रिवेंद्रम की एक लेबोरेटरी के द्वारा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा फंड की जाती है और डिपार्टमेंट के अंडर काम करती है। इस टेस्ट में नोवल कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए थ्रोट और नोज के सैंपल लिए जाते हैं और उन सैंपल्स को टेस्ट किया जाता है कि कोई ये जो वायरस है SARS-CoV-2 नोवेल कोरोना वायरस का जो वायरस है वो पर्टिकुलर सैंपल में प्रेजेंट है या नहीं है, और उसके बेसिस पे ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि पर्सन को कोविड-19 है कि नहीं। तो ये फाइनल सैंपल के थ्रू चेकिंग की जाती है, तो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दिया है इस टेस्ट ने। करीब 100% इसके सैंपल्स का टेस्टिंग रेट देखने को मिला है, इसलिए ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है और इसको किसी एंटीबॉडी टेस्ट से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो पहली बात ये ICMR के द्वारा भी मानी गई और इसलिए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये स्टेटमेंट दिया है। अगर हम रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की बात करें तो ये नॉर्मली किसी एरिया में कोविड-19 की जो डिज़ीज़ है किस तरह से स्प्रेड कर रही है और किस तरह से फैल रही है, इस बात का इंडिकेशन दे सकता है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। जिस एरिया में ये डिसीज़ नहीं पहुंची है, जो हॉटस्पॉट एरिया है, उनके बारे में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से पता लगाया गया है, और जो हॉटस्पॉट एरिया नहीं है उनके बारे में भी पता लगाया जा सकता है। तो ओवरऑल आइडिया रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से मिल जाता है और डिजीज़ को आगे फर्दर स्टडी करने के रिलेटेड सर्विलेंस पर्पज़ के लिए जो डेटा है वो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से मिलता है। लेकिन फाइनल टेस्ट अगर सैंपल का टेस्ट होगा तभी फाइनल कंफर्मेशन होगा कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ये जो डिजीज़ है वो है या नहीं, इसीलिए इसको कंफर्मेटरी टेस्ट बोला जा रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है PT-PCR टेस्ट। नेक्स्ट न्यूज़ है, साउथ एशिया रिमेन्स एन आउटलाइनर इन इन्फेक्शन। यहाँ पर एक न्यूज़ एनालिसिस है जिसमें साउथ एशिया यानी कि सार्क कंट्रीज़ और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कंपेयर किया गया है कि बाकी वर्ल्ड में यूरोपियन कंट्रीज़ में किस तरह से कोरोना वायरस का प्रॉब्लम अभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, और साउथ एशिया में स्पेसिफिकली सार्क कंट्रीज़ में ये जो वायरस है ये बहुत कम फैला है और इसका स्प्रेड भी बहुत धीमे धीमे हो रहा है। तो केवल इंडिया में अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है बहुत कम देखने को मिला है, और यहाँ पर केवल इंडिया की ही बात नहीं की गई है, साउथ एशियन सार्क कंट्रीज़ की भी बात की गई है, और इन कंट्रीज़ में भी इंडिया जैसा पैटर्न देखने को मिला है। नॉट जस्ट इंडिया बट सार्क रीजन एज ए वूल ने विटनेस किया है स्लोवर इंक्रीज इन नोवल कोरोना वायरस इन्फेक्शन। पर्टिकुलरली जो क्रिटिकल केसेस हैं वो इन 8 कंट्रीज़ में, सार्क कंट्रीज़ जो 8 कंट्रीज़ का ग्रुप है, इन सब में कम देखने को मिला है। सार्क कंट्रीज़ कौन कौन सी है? सार्क कंट्रीज़ है हमारी इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इन कंट्रीज़ में हमने देखा है कि जो स्प्रेड है वायरस का काफ़ी कम है यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले। अब इसका कारण क्या हो सकता है? लो टेस्टिंग रेट एक कारण हो सकता है जो ज़्यादातर एक्सपर्ट मान रहे हैं,
और एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि और ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है इन कंट्रीज़ में कि इतना कम स्प्रेड हुआ है, इसका मेन कारण क्या हो सकता है। इसके अलावा भी इम्यूनिटी, यहाँ के लोगों की जो इम्यूनिटी है उसका फ़र्क पड़ सकता है, उसके कारण भी इस यहाँ पर इन जो केसेस हैं वो कम देखने को मिल सकते हैं। या फिर लॉकडाउन में जो मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं इन सारी कंट्रीज़ की सरकारों के द्वारा, जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म अडॉप्ट किए गए इंडिया में और साउथ एशिया की कंट्रीज़ में, तो उनके कारण ये जो स्प्रेड है वो कम हुआ है, या फिर इम्यूनिटी लोगों की है उसके कारण, या फिर लो टेस्टिंग रेट के कारण। ये केवल स्टडी से ही क्लियर होगा, स्टडी से ही ये क्लैरिटी की जा सकती है। सार्क कंट्रीज़ हैं हमारी अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। तो ये 8 कंट्रीज़ हैं सार्क कंट्रीज़, और सब में एक जैसा स्प्रेड का लेवल करीब करीब देखने को मिला है कोविड-19 का। जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं साउथ एशिया की, सारी की सारी गवर्नमेंट ने बहुत ही रैपिडली इस क्राइसिस को एड्रेस करने की कोशिश की है अपनी तरफ से, और उनके द्वारा एक अच्छे लेवल पे काम किए जा रहे हैं। जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मेजर को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है, रिलीफ पैकेजेस दिए हैं अपनी जनता के लिए, जो भी फूड की ज़रूरतें हैं उन लोगों के लिए, जो डेली वेज अर्नर्स हैं, जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, तो उन लोगों को फूड की सही समय पर उपलब्धता कराई जाए, उनको फूड अवेलेबल करवाया जाए। ये सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स कर रही है। और इसके साथ ही जो पेमेंट्स हैं, जो टैक्स हैं, जो नॉर्मल यूटिलिटी पेमेंट्स हैं और या डेट के जितने पेमेंट्स होते हैं उनको डिले करने की कोशिश सारी सरकारों ने की है साउथ एशिया में। तो वर्ल्ड बैंक की ये स्टडी बताती है, और वर्ल्ड बैंक की इस स्टडी के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक की ये स्टडी है साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस नाम से वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश की गई है। और इस स्टडी ने ये भी बताया है कि ये जो वायरस है कोविड-19, ये बहुत बड़े लेवल पर फैला तो नहीं है इस पूरे रीजन में, साउथ एशिया के रीजन में, बट इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आने वाला है वो साउथ एशिया में बहुत बड़े लेवल पे आने वाला है। Sharp fall in economic growth rate of all SAARC countries even as it recorded much lower infection rate in the region। तो इन्फेक्शन रेट बहुत कम है, लेकिन जो इकोनॉमिक आउटपुट डाउन हुआ है उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है सारी कंट्रीज़ में। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट फिगर, अगर लेटेस्ट फिगर हम देखें तो जो 8 सार्क नेशंस हैं वो करीब 1.1% कोविड-19 के केसेस ही झेल रही है, लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन है वो करीब 21% पॉपुलेशन है। यानी कि इसकी पॉपुलेशन के मुकाबले 21% पॉपुलेशन के होते हुए इन 8 कंट्रीज़ में केवल 1.1% केसेस देखने को मिले हैं इस रीजन में। तो इसको स्टडी करने की ज़रूरत है, एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है। इंडिया इन कंट्रीज़ में सबसे बड़ी कंट्री है, और सबसे ज़्यादा केसेस भी इसलिए इंडिया में देखने को मिले हैं। करीब 14,000 केसेस इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग बताए गए हैं, और पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है जिसमें उसके आधे केसेस मिले। भूटान में सबसे कम केसेस मिले हैं। तो अगर हम सार्क कंट्री को एज ए रेफरेंस देखें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस हैं और सबसे कम केसेस भूटान में हैं। तो यहाँ पर एक स्टडी के लिए बताया गया है कि इस साउथ एशिया रीजन को स्टडी किया जाए अगर, और यहाँ पर प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज़ को स्टडी किया जाए, तो इससे पता चलेगा कि ये जो स्प्रेड ऑफ वायरस है ये क्या गवर्नमेंट के बहुत तेज़ी से काम करने के कारण हुआ है, गवर्नमेंट के एफिशिएंट वर्किंग के कारण हुआ है, या लो टेस्टिंग रेट के कारण हुआ है, या फिर कोई तीसरा रीज़न है इसका। तो क्या गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, या फिर टेस्टिंग रेट बहुत कम है, या कोई और रीज़न है जिसका, या कोई क्लाइमेटिक फैक्टर हो सकता है जिसके कारण इस पूरे रीजन में जो वायरस का स्प्रेड है वो कम देखने को मिला है। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो टेस्टिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और इसीलिए भी कह सकते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंस देखने को मिला है। लेकिन अगर हम इस पूरे सिनेरियो में देखें टेस्टिंग रेट यूरोपियन कंट्रीज़ के और सार्क रीजन के, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में यूएसए में जो टेस्टिंग की जा रही है वो करीब 10,800 टेस्टिंग पर मिलियन पॉपुलेशन की जा रही है, 10,800। इटली में ये 20,800 टेस्टिंग है, और इंडिया में केवल 250 लोगों 1 मिलियन पे टेस्टिंग है। तो इतना बड़ा फ़र्क है इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज़ में अभी टेस्टिंग का लेवल अगर हम देखें तो यूएसए में 10,500 लोगों को टेस्ट किया जा रहा है हर मिलियन पॉपुलेशन में, इटली में 20,000 लोगों को टेस्ट किया जा रहा है, इंडिया में करीब 250 लोगों को ही टेस्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में तो और भी कम है ये जो नंबर है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट में यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा टेस्टिंग के बाद ये बोला गया है कि इंडिया में टेस्टिंग के बाद भी
जो रेट ऑफ डिजीज़ है वो कम ही देखने को मिले हैं। तो टेस्टिंग को लेकर भी टेस्टिंग को एक बड़ा रीज़न माना जा सकता है जो केसेस कम देखने को मिले हैं उसका। तो साउथ एशियन कंट्रीज़, सार्क कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ का कंपैरिजन देखने को मिलता है यहाँ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन डज नॉट रिड्यूस वायरल लोड, रैंडमाइज ट्रायल सोर्स से ये देखने को मिला है। कुछ रैंडम ट्रायल किए गए हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिसिन पे, जिससे ये देखने को मिला है कि इस ड्रग के कारण जो कोविड-19 का लोड है, कोविड-19 वायरस की जो प्रेवलेंस है वो ख़त्म नहीं होती, वायरल लोड इससे कम नहीं होता। अब हाइड्रोक्लोरोक्विन मेडिसिन क्या है? ये जो मेडिसिन है ये स्पेसिफिकली मलेरिया के लिए यूज़ की जाती है। ये मेडिकेशन मलेरिया के लिए यूज़ किया जाता है। जिन एरिया में मलेरिया बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है उनके लिए डॉक्टर्स के द्वारा रिकमेंड किया गया है कि इस मेडिसिन से इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। अभी कोविड-19 के केसेस में भी हाइड्रोक्लोरोक्विन का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, जिसके अकॉर्डिंग हाइड्रोक्लोरोक्विन से जो सिम्टम्स हैं इस ट्रायल के बाद भी ये पता चला है कि जो सिम्टम्स है वो कम होते हुए दिखे हैं, और यही इस स्टडी के द्वारा भी दिखाया गया। हालांकि कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिले हैं। ड्रग डिड नॉट कॉज एनी सीरियस एडवर्स इफेक्ट इन पेशेंट्स, बट सम पेशेंट डिड एक्सपीरियंस एडवर्स इफेक्ट लाइक डायरिया। तो कुछ डायरिया जैसे सिम्टम्स कुछ पेशेंट्स में देखने को मिले हैं, अदरवाइज़ एडवर्स इफेक्ट नहीं है इस जो ड्रग है उसके। और ये कोविड-19 में थोड़े से इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ की जा रही है। इंडिया एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है हाइड्रोक्लोरोक्विन का, और काफ़ी कंट्रीज़ में कोविड-19 के टाइम में भी इंडिया के द्वारा सप्लाई की जा रही है ये मेडिसिन। तो मेनली ये मेडिसिन जो है वो मलेरिया के लिए यूज़ की जाती है। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।